8 मार्च 2014 कुआलालंपुर एयरपोर्ट में दुनिया भर से लोग थे और सब अलग अलग देश जाने के लिए तैयार थे। कुछ लोग अपने परिवार के पास वापस जा रहे थे, कोई देश छोड़ करके जा रहा था, कोई नए देश में सेटल होने जा रहा था, कोई अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा था, कोई कई सालों बाद अपने करीबी से मिलने जा रहा था और कोई पहली बार किसी फ्लाइट में बैठने वाला था। कुछ इसी प्रकार मलेशियन एयरलाइन की कुआलालंपुर से बीजिंग की फ्लाइट रेडी होती है। इस फ्लाइट का नाम था MH370। इस फ्लाइट की बोर्डिंग रात 12:42 AM में होती है और अगले दिन ये फ्लाइट 6:32 AM को बीजिंग में लैंड होने वाली थी। बोर्डिंग कंप्लीट होती है और इस समय इस फ्लाइट के अंदर 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स, 2 पायलट्स और 227 पैसेंजर्स, जिसमें से 5 इंडियंस, 153 चाइनीज, 50 मलेशियन और बाकी के लोग अलग अलग कंट्री से थे। उन 2 पायलट्स में से एक पायलट ज़ाहरी अहमद, जो कि सीनियर कैप्टन पायलट थे और एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। उनके साथ उनका एक फर्स्ट ऑफिसर फारूक हामिद, जो कि 27 साल के थे। ये फ्लाइट फारूक हामिद की लास्ट ट्रेनिंग फ्लाइट थी, जिसके बाद वो एक सर्टिफाइड पायलट बनने वाले थे। अपने समय के अनुसार फ्लाइट MH370 टेक ऑफ करती है और करीबन सुबह के 1:08 में साउथ चाइना सी क्रॉस कर रहे होते हैं। कैप्टन ज़ाहरी अहमद कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इन्फॉर्म करते हैं कि अभी वो 3500 फीट की लेवल मेंटेन कर रहे हैं और 1:19 के अराउंड कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक से लॉग आउट करके हो ची मी एयर ट्रैफिक को कांटेक्ट करते हैं। लॉग आउट करते समय ज़ाहरी अहमद एक गुड नाइट भी कहते हैं और ये फ्लाइट रडार पर क्लियरली ट्रैक हो रहा था। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. रात का समय था, ऑलमोस्ट सारे पैसेंजर्स सो चुके थे, लेकिन फिर रात में 1:21 के अराउंड फ्लाइट MH370 हो ची मी के रडार से अचानक से गायब हो जाता है। इस बात को अब 10 साल हो चुके हैं। आज तक नहीं पता चला कि फ्लाइट MH370 गया तो गया कहाँ, और ये बन जाता है एविएशन इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा मिस्ट्री। उन 239 लोगों का क्या हुआ? ये फ्लाइट ऐसे गायब हुआ कि पता ही नहीं चला कि इसका हुआ क्या। क्या ये क्रैश हो गया? और हाँ तो फिर कहाँ? क्या इस फ्लाइट को एलियंस ने अबडक्ट कर लिया, या क्या ये केस एक टाइम ट्रैवल का केस है कि ये फ्लाइट एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया? इस वीडियो में हम इस मिस्ट्री के बारे में सब कुछ जानेंगे। ये वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो है इस टॉपिक पे। इट इज गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव, सो स्टिक टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड विद दैट सेड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फ्लाइट के गायब होने के बाद वियतनामीज एयर ट्रैफिक रेडार फ्लाइट MH370 को कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से कोई भी रिस्पांस नहीं आता। वियतनामीज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कुआलालंपुर एयर कंट्रोलर को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं। कुआलालंपुर एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर कुल 4 घंटों तक कुछ भी नहीं करते और इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। पूरी रात बीत जाती है और फ्लाइट MH370 का कुछ पता नहीं चलता। अब सुबह के 6:32 होते हैं, जिस टाइम पर इस फ्लाइट को बीजिंग में लैंड हो जाना था, लेकिन अब तक इस फ्लाइट का कुछ अता पता नहीं था। पूरे एविएशन की हिस्ट्री में सबसे महंगी रिसर्च मिशन शुरू की जाती है। पता चलता है कि कम्युनिकेशन लॉस्ट के बाद फ्लाइट MH370 ने एक 180 डिग्री का टर्न लिया था, जिसके बाद वो उल्टी डायरेक्शन में उड़ने लगता है। दुनिया के 32 शिप्स, 28 एयरक्राफ्ट्स साउथ चाइना सी को खोजना शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि प्लेन इस साउथ चाइना सी में ही कहीं क्रैश हुआ होगा, लेकिन फ्लाइट MH370 का कुछ पता नहीं चल रहा था। 12 मार्च 2014 एक मिलिट्री रेडार ने इस फ्लाइट को आखिरी बार सुबह के 2:22 पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से लेकर स्ट्रेट ऑफ मलाका के बीच स्पॉट किया था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बीजिंग जाने वाली फ्लाइट एकदम से ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाए? ये फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ती रही और फिर लास्ट में जाकर के शायद ये फ्लाइट इंडियन ओशियन में ही कहीं जाकर के क्रैश कर गई। इसके बाद और भी कई सारी चीजें सामने आई, जैसे ये पता चला कि फ्लाइट ने कई बार सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करने की कोशिश की। करीबन 7 बार हैंडशेक्स किए गए, लेकिन कनेक्शन सही से नहीं मिल पा रहा था और ये फ्लाइट इन 7 रिंग्स के अंदर ही कहीं हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है। कई सारे रिसर्चर्स, साइंटिस्ट्स, मैथमेटिशियंस के कैलकुलेशंस के बाद पता चला कि ये फ्लाइट
इस 7th आर्क में कहीं पर भी हो सकती है। ये कैलकुलेशन इस प्लेन की फ्यूल और टेंडेंसी के बेस पर किए गए और इस 7th आर्क में कई सारे रिसर्च मिशन किए गए जिस पर $160 मिलियन से भी ज्यादा खर्चा हुआ। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी इस फ्लाइट का कुछ पता नहीं चला। आइलैंड ऑफ रियूनियन के शोर पर इस प्लेन का फ्लैपरॉन पाया गया और फर्दर रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये फ्लैपरॉन फ्लाइट MH370 का ही था, जिससे ये प्रूव हो गया कि फ्लाइट MH370 इंडियन ओशियन में ही कहीं पर क्रैश हो गई और उसमें बैठे सारे लोग इंक्लूडिंग फ्लाइट अटेंडेंट्स, कैप्टन्स मारे गए। अब इस फ्लाइट के डिसअपीयरेंस से रिलेटेड जितने भी डेटा अवेलेबल थे उनसे कई सारी चीज पता चली। पहला, ये माना जाने लगा कि पायलट ने सुसाइड करने की कोशिश की। उन्होंने जानबूझकर के कम्युनिकेशन सिस्टम को डिसेबल कर दिया होगा और वो उसे इंडियन ओशन की तरफ जानबूझकर ले गए। ज़ाहरी अहमद जो कि सीनियर कैप्टन पायलट थे, उनकी ऐसी कोई भी हिस्ट्री नहीं रही है जहां पर वो डिप्रेस देखे गए हो या फिर वो किसी मेंटल इशू से गुजर रहे हो। बाकी के कॉलीग से उनका रिलेशंस काफी ज्यादा अच्छा था, सब कोई उनको रिस्पेक्ट करते थे। दूसरी थ्योरी ये दी गई कि कनेक्शन लॉस्ट के बाद जो 180 डिग्री का टर्न देखने को मिला था, वो टर्न प्लेन का ऑटो पायलट खुद से नहीं कर सकता है, वो मैनुअली ही किया जा सकता है। उस टर्न के बाद ये फ्लाइट थाईलैंड और मलेशिया के बॉर्डर से क्रॉस हो रही थी ताकि वो एयर रेडार से बचे रहे। तीसरी थ्योरी ये थी कि कैप्टन ज़ाहरी अहमद के घर पर एक फ्लाइट सिमुलेटर मिला था जिसमें ऑलमोस्ट सेम पाथ मिला था जो कि इंडियन ओशन की तरफ हेड कर रहा था और ये माना जाने लगा कि कैप्टन ज़ाहरी अहमद इंटेंशनली इस फ्लाइट को उस डायरेक्शन में उड़ा रहे थे और ये उनका प्लान था। चौथी थ्योरी ये थी कि शायद प्लेन को हाईजैक कर लिया गया होगा क्योंकि बोर्डिंग के वक्त 2 ईरानियन व्यक्ति फेक पासपोर्ट्स की मदद से ट्रैवल कर रहे थे। उनका असली नाम नूर मोहम्मद मेहरदाद और सैयद मोहम्मद रिया। इन दोनों पर शक किया गया कि शायद ये दोनों टेररिस्ट रहे होंगे क्योंकि वो फेक पासपोर्ट्स की मदद से ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन बाकी के रिसर्च के बाद ये थ्योरी भी गलत साबित हुई क्योंकि ये दोनों सिर्फ यूरोप में जाकर के सेटल होने वाले थे। ये पहले बीजिंग जाने वाले थे और उसके बाद वहाँ से जैसे तैसे यूरोप पहुँचना चाहते थे। आने वाले कुछ सालों में प्लेन के कुल 27 पीसेस अलग अलग आइलैंड्स में पाए गए जिसमें से ज्यादातर फ्लाइट MH370 के पार्ट्स से आइडेंटिफाई किए गए। इनमें से कुछ पार्ट्स फिशरमैन के द्वारा और कुछ पार्ट्स आइलैंड्स के शोर पर। ज्यादा पॉसिबल कॉजेज ये बताए जाते हैं। ये घटना फ्लाइट में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के कारण हुई। ऐसा माना गया कि फ्लाइट में कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट हुए जिसके कारण फ्लाइट का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और सभी लोग बेहोश हो गए इंक्लूडिंग पायलट्स, जिसमें समय रहते कैप्टन्स ने इस फ्लाइट को 180 डिग्री मोड़ा ताकि वो वापस से कुआलालंपुर में इसको लैंड करा सके। लेकिन टर्न लेने के बाद ही कैप्टन्स भी बेहोश हो गए और ये फ्लाइट कुल 6 घंटों तक ऑटो पायलट में उड़ती रही और फिर एंड में जा करके जब इस फ्लाइट का फ्यूल खत्म हुआ तो ये इंडियन ओशन में जाकर के क्रैश हो गई। कई सालों की रिसर्च मिशंस के बाद भी MH370 के नहीं मिलने के बाद मलेशियन गवर्नमेंट ने भी रिसर्च प्रोजेक्ट से अपने हाथ खड़े कर दिए। एक रिसर्चर रिचर्ड गॉडफ्री ने भी बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस की थी इस केस को लेकर के और उन्होंने अपने रिसर्च से ये गारंटी किया कि ये फ्लाइट उस 7th आर्क के एक पर्टिकुलर एरिया में डेफिनेटली मिलेगी। ये प्रस्ताव लेकर वो मलेशियन गवर्नमेंट के पास भी गए थे लेकिन रिचर्ड को कोई भी रिस्पांस नहीं आया। उन पैसेंजर्स की फैमिली का भी यही मानना था कि गवर्नमेंट उनसे कुछ छुपा रही है। इतने सारे लोग अचानक से गायब हो गए और गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्हें और रिसर्च करनी चाहिए, उन्हें और खोजना चाहिए इस बारे में। उन्हें तो ये तक लग रहा था कि ये गवर्नमेंट की कोई कॉन्स्पिरेसी है और ये जानबूझ के कराया गया हो और कुछ सीक्रेट्स हैं जिसके कारण ये सारी चीज हुई और गवर्नमेंट इस पर बात नहीं करना चाहती। अब इस केस से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के मन में भी कई तरीके की बातें आती हैं। लोग इन सब बातों पे भी बिलीव करते हैं। पहला कि अगर आग लगने के कारण सभी लोग बेहोश हो गए थे तो वो जो 2 टर्निंग्स की गई थी जो कि ऑटो पायलट नहीं कर सकता, वो किसने की। दूसरा क्वेश्चन ये कि अगर उस फ्लाइट में कुछ दिक्कत, कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे थे तो उनका कांटेक्ट तो ऑलरेडी हो ची मी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से था ही, तो वो उनसे कम्युनिकेट कर सकते थे या फिर पास वाले किसी एयरपोर्ट में उस फ्लाइट को लैंड करा सकते थे। तीसरा, कुछ लोग ये कहते हैं कि कैप्टन ज़ाहरी अहमद के लाइफ में सच में कुछ इश्यूज चल रहे थे जिसके बारे में शायद उन्होंने किसी को भी नहीं बताया होगा और वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड रह रहे थे। ये भी कि वो जल्द ही रिटायर होने वाले थे अपनी पोस्ट से और उन्हें अपना काम बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था और ये भी हो सकता है कि वो शायद अपना आखिरी समय किसी फ्लाइट में बिताना चाहते हो, इसीलिए उन्होंने ये सारी चीजें प्लान की। इसीलिए उनके घर के फ्लाइट सिमुलेशन में भी ऑलमोस्ट सेम पाथ देखने को मिला। चौथा कि शायद इस फ्लाइट को एलियंस ने अबडक्ट कर लिया हो और इतने सारे लोगों से वो इन्फॉर्मेशन ले पाए ताकि वो धरती पर अटैक कर पाए। इस फ्लाइट के डिसअपीयरेंस को 10 साल हो चुके हैं
इसके रिसर्च मिशंस भी बंद कर दिए गए हैं, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद आने वाले कुछ सालों में उन रिसर्च मिशन को वापस से शुरू किया जाए। So this was all about mystery of flight MH370. Most probably ये माना जा रहा है कि वो जो फ्लाइट है वो 7th आर्क में ही कहीं हो सकती है, आफ्टर सो मेनी रिसर्च, सो मेनी साइंटिस्ट्स वर्किंग ऑन दिस केस, क्योंकि इतना बड़ा ओशियन है एंड इस छोटी सी फ्लाइट का मिल पाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, ऑल्दो इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज लगेंगे, बहुत सारे लेबर्स लगेंगे, बट इट्स वर्थ अ सर्च बिकॉज दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ लाइफ्स, including pilots, passengers, flight attendants and their families. It's very scary. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके फैमिली को ताकत दे to get through this. And with that said, that is it for today's video. आप अपने opinions comment में ज़रूर डालना. I would love to hear what you think about this case. आपको क्या लगता है क्या हो सकता है, आप किस कॉन्स्पिरेसी पे बिलीव करते हो या किस थ्योरी पे बिलीव करते हो। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी लगती है, सो यू कैन ऑलवेज अप्रिशिएट मी एंड सेंड मी योर फीडबैक बाय लाइकिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करके मुझे ये बताएं, कमेंट करके बताएं, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो देन। टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय।